इस कहानी की शुरुआत में हमें 1 लाख साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब तियानलिन सेक्ट कल्टीवेशन की दुनिया में सबसे फेमस था। उस सेक्ट के मास्टर जो टिंग टोंग थे, जो प्रमोट हो गए थे और वो अपर रियल में जाने वाले थे। इसीलिए अपने सभी स्टूडेंट और जू यांग से कहते हैं कि तुम सभी हार्ड ट्रेनिंग करना और जितनी हो सके क्यूरिफाइंग रियल्म को ब्रेक करने की कोशिश करना। ये कहकर वो चले जाते हैं। वक्त बीता रहता है और 10,000 साल गुजर जाते हैं। वो बुफान भी अब प्रमोट हो गया था और वो भी अपर रियल्म में जाने वाला था। इसीलिए वो अपने जूनियर जू यांग को कहता है कि मैं अपर रियल्म में जा रहा हूँ, इसीलिए अब मैं इस सेक्ट की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ रहा हूँ। तुम हार्ड ट्रेनिंग लेकर जल्द से जल्द क्यूरिफाइंग रियल्म के बैरियर को तोड़ने की कोशिश करना। जू यांग काफी निराश हो जाता है क्योंकि उसकी पावर हो बुफान से ज्यादा थी, पर वो अभी तक प्रमोट नहीं हो पाया था। अब 30,000 साल गुजर जाते हैं। जू यांग अभी भी प्रमोट नहीं हुआ था, जबकि जू यांग के स्टूडेंट प्रमोट हो रहे थे। पुलिंगर नाम की लड़की जो जू यांग की स्टूडेंट थी, वो भी प्रमोट हो गई थी। वो अपने मास्टर जू यांग से कहती है कि आप हार्ड प्रैक्टिस करना और जितनी जल्दी हो सके क्यूरिफाइंग रियल्म के बैरियर को तोड़कर प्रमोट होने की कोशिश करना। अब 50,000 साल गुजर जाते हैं। जू यांग अभी भी प्रमोट नहीं हुआ था, जबकि उसके सेट के सभी स्टूडेंट प्रमोट हो गए थे। आज एक ओल्ड ट्री भी प्रमोट हो जाता है जिसने डीमन बॉय का रूप ले लिया था और वो भी अपर रियल्म में जाने लगता है। और वो जू यांग से कहता है कि तुम भी जल्दी से प्रमोट होकर ऊपर आने की कोशिश करना। जू यांग काफी गुस्सा हो जाता है और उसे एक चीज फेंक कर मारता है, पर वो अपर रियल्म में चला जाता है। अब जू यांग के सेक्ट में एक सफाई करने वाला बचा था। वो कहता है कि हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर जू यांग हमसे गुस्सा रहते हैं क्योंकि क्यूरिफाइंग स्टेज में फंस गए हैं। 50,000 साल गुजर गए पर ये अभी तक प्रमोट नहीं हुए और अब मैं भी नहीं चाहता कि यहाँ कोई प्रमोट हो। पर तभी वो भी प्रमोट हो जाता है जिससे वो बहुत खुश होता है और अब वो भी अपर रियल्म में चला जाता है। जू यांग इससे काफी हैरान होता है और सोचता है कि सफाई करने वाला भी ऊपर चला गया, लेकिन मैं अभी तक यहीं फंसा हुआ हूँ। अब 90,000 साल गुजर जाते हैं। जू यांग अभी भी प्रमोट नहीं हुआ था। वो सोचता है कि मेरे सभी भाई और स्टूडेंट प्रमोट होकर अपर रियल्म में चले गए, पर अब सिर्फ मैं बचा हूँ, इसीलिए अब प्रमोट होने की मेरी बारी होनी चाहिए। पर जू यांग प्रमोट नहीं होता, बल्कि उसका डॉग प्रमोट हो जाता है और वो भी अपर रियल्म में चला जाता है। यह देखकर जू यांग को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे कल्टीवेशन करते हुए 90,000 साल गुजर गए, पर मैं अभी तक यहीं फंसा हुआ हूँ। मुझे अब एकांत में कल्टीवेशन करने जाना होगा, भले ही मुझे क्यूरिफाइंग लेवल के बैरियर को तोड़ने के लिए एकांत में कितना भी वक्त क्यों ना गुजारना पड़े, पर मैं प्रमोट होकर रहूंगा। और अब वो एक गुफा में कल्टीवेशन करने चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई उस गुफा पर एक सील लगा देता है ताकि जू यांग बाहर ना आ सके। जू यांग को कल्टीवेशन करते हुए उस गुफा में 10,000 साल गुजर जाते हैं। धरती पर अब काफी कुछ बदल चुका था। तियानलिन अब एक मामूली सा सेक्ट बन गया था जो लुप्त होने की कगार पर था और उस सेक्ट में अब कुछ स्टूडेंट रह गए थे। तियानलिन सेक्ट की हेड लिन किंगयू थी। आज उसके सेक्ट में युनशान सेक्ट का राजकुमार अपने कुछ एल्डर के साथ आ जाता है जिसका नाम लियो युन किंग था। वो लिन किंगयू से शादी करना चाहता था, इसीलिए वो जबरदस्ती तियानलिन सेक्ट के अंदर घुस जाता है और किंगयू से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हारे तियानलिन सेक्ट को जिंदा रहने दूंगा और इसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। मैं जल्द ही युनशान सेक्ट का चीफ बनूंगा और तुम मेरी रानी बनोगी, लेकिन अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारा सेक्ट और सभी डिसिपल्स को खत्म कर दूंगा। किंगयू जानती थी कि वो एक बहुत बुरा इंसान है। वो गुस्से में कहती है कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी और अब वो उससे लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है कि तुम मुझे अपनी वाइफ बनाने का सपना छोड़ दो। युन किंग अपने एल्डर को उस पर हमला करने भेजता है, पर उन्हें लिंग किंगयू को मारने से मना कर देता है। दोनों एल्डर उससे फाइट करने लग जाते हैं। वो दोनों किंगयू पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर किंगयू उनके अटैक से बचती जाती है। लेकिन वो दोनों एल्डर पावरफुल थे, इसीलिए वो किंगयू की स्वॉर्ड को दूर फेंक देते हैं। किंगयू वापस से अपनी स्वॉर्ड को ले लेती है। तभी हम देखते हैं कि जू यांग जिस गुफा में कल्टीवेशन करने गया था वहाँ अचानक से तूफान आने लगते हैं और जू यांग गेट पर लगी हुई सील को तोड़कर बाहर आ जाता है। वो काफी बुरा हो चुका था, पर वो अपनी पावर से खुद को वापस से पहले जैसा कर लेता है, यानी वो वापस से जवान हो गया था। वो कहता है कि 10,000
3-4 साल गुजर चुके हैं पर अभी भी मुझे कोई सफलता नहीं मिली। मैं अभी भी क्यू रिफाइनिंग रियल में फंसा हुआ हूँ, जबकि मैं पहले ही क्यू रिफाइनिंग पीरियड के 9999 फ्लो की प्रैक्टिस कर चुका हूँ और कल्टिवेशन करते हुए 1 लाख साल गुजर गए। लगता है अभी तक यहाँ लोअर रियल के सभी लोग प्रमोट हो गए होंगे और यहाँ कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उसे आसपास किसी भी इंसान की सांसें महसूस नहीं हो रही थी। वो कहता है कि अब यहाँ एक भी सेक्ट नहीं बचा होगा और यहाँ आसपास गार्डियन की भी कोई ब्रेथ नहीं है। यहाँ तक कि मेरा वानजिन पवेलियन, इंपीरियल बीस्ट कोर्टयार्ड और डिवाइन ट्रेजर हॉल भी खत्म हो गए होंगे। वहीं किंग यू अभी भी उन दोनों एल्डर से फाइट कर रही थी पर उनसे जीत नहीं पा रही थी। वो कहती है कि दोनों एल्डर फाउंडेशन स्टेबिलिशिंग रियल्म के पेटिशनर है, इसीलिए मुझे डर है कि मैं इसे जीत नहीं पाऊंगी। वो दोनों एल्डर उस पर अपनी एक मर्ज टेक्निक से हमला करने लगते हैं। किंग यू भी उन्हें रोकने के लिए उन पर अपनी सो टेक्निक से हमला करती है पर वो उसके वार को रोक नहीं पाती और दूर चली जाती है। यून किंग उसे कहता है कि तुम काफी सुंदर हो पर तुम लड़ने में इतनी अच्छी नहीं हो। मेरे सारे एल्डर फाउंडेशन इंस्टेबिलेशन रियल्म के एक्सपर्ट है और मैं भी इस रियल में पहुंचने में सिर्फ आधा कदम दूर हूँ, इसीलिए तुम हम सभी को नहीं हरा सकती। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ। तुम्हें बस मेरी सेवा करनी होगी और हमेशा मेरे बिस्तर को गर्म रखना होगा। किंग यू को इसमें गुस्सा आता है और वो सोचती है कि भले ही आज मैं मर जाऊंगी पर मैं कभी भी यून किंग के हाथों में नहीं पड़ सकती। ये एक बहुत बुरा इंसान है, ये हमेशा मेरा इस्तेमाल करेगा। तभी हम देखते हैं कि जू यांग को भी उनका ऑरा महसूस हो जाता है, जिससे वो हैरान होता है कि अभी भी तियानलिन सेट के कुछ स्टूडेंट बचे हुए हैं और कुछ बुरे लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं और तियानलिन सेट को मिटाना चाहते हैं। वो हंसते हुए कहता है कि मैं उन्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। वो मेरे होते हुए तियानलिन सेट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किंग यू यून किंग से बचने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्ट पावर से खुद को ब्लास्ट करने लगती है पर जू यांग वहां आकर उसे रोक लेता है। किंग यू उसे देखकर हैरान होती है और सोचती है कि यह कौन है। उसे देखकर यून किंग और सभी एल्डर डर जाते हैं पर यून किंग को एहसास होता है कि वो सिर्फ क्यू रिफाइनिंग रियल में है, इसीलिए वो जू यांग से कहता है कि तुम अचानक यहाँ आ गए, इसीलिए तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा कि तुम कोई एक्सपर्ट होगे लेकिन तुम तो सिर्फ एक क्यू रिफाइनिंग रियल के पेटिशनर हो। एक एल्डर उसे कहता है कि आज तुम इस लड़की को नहीं बचा सकते, तुम हमारे यूशान सेक्ट की पावर को नहीं जानते, इसीलिए आगे से हट जाओ। जू यांग कहता है कि तुम सभी मेरे हाथों से किस तरह मरना चाहते हो तो एल्डर हंसते हुए कहता है कि तुम काफी हैंडसम हो लेकिन तुम काफी मूर्ख भी हो। तुम अभी सिर्फ क्यू रिफाइनिंग रियल्म में हो फिर भी मेरे सामने इतना एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा एल्डर कहता है कि तुम्हें इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ देर इसके साथ खेलना चाहता हूँ। इसे मारना हमारे लिए ताली बजाने जितना आसान होगा। और वो जू यांग पर अटैक करने आता है। किंग यू इससे डर जाती है पर जू यांग अपने एक फिंगर के अटैक से ही तेज एनर्जी निकालता है जिससे वो एल्डर डस्ट बनकर मारा जाता है, क्योंकि 1 लाख साल तक कल्टिवेशन करने की वजह से उसकी पावर काफी बढ़ गई थी पर कल्टिवेशन रियल में नहीं बढ़ा था। जू यांग की पावर देखकर सभी एल्डर और यून किंग डर जाते हैं। अब जू यांग एक एक करके सभी एल्डर को मारने लग जाता है। यून किंग काफी डर जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो जू यांग से कहता है कि मुझे मत मारो, मैं आपको गोल्ड कोर दे सकता हूँ। और अपने बचे हुए एक एल्डर के साथ वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, इसने अपने रियल्म को छिपाकर हमें बेवकूफ बनाया है, वास्तव में कौन से रियल्म में होगा। जू यांग कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं सिर्फ क्यू रिफाइनिंग रियल्म में हूँ और अब वो भी उन दोनों के पीछे आने लगता है। यून किंग एल्डर से टकराकर नीचे गिर जाता है। जू यांग उसके आगे आ गया था और उनसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। वो दोनों घुटनों पर गिरकर उससे माफी मांगने लगते हैं। यून किंग कहता है कि आज मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा किसी लड़की पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। और वो मन ही मन में सोचता है कि अभी मुझे किसी तरह यहाँ से निकलना होगा, मैं वापस अपनी पूरी तैयारी के साथ आऊंगा और इस आदमी को खत्म कर दूंगा। जू यांग को पता था कि एक बुरा इंसान है, इसीलिए उसे कहता है कि अगर आज मैं एकांतवास से बाहर नहीं आया होता तो क्या तुम मेरे तियानलिन सेक्ट को बख्श देते। मुझे लगता है कि तुम तियानलिन सेक्ट को बर्बाद कर देते और यहाँ के सभी स्टूडेंट को मार डालते। यून किंग उसे कहता है कि सीनियर मैं जानता हूँ कि आप कोर फॉर्मेशन रियल्म के एक्सपर्ट हो, आप बस क्यू रिफाइनिंग रियल्म में होने का दिखावा कर रहे हो। अगर तुम मेरे पिता से फाइट कर सकते हो तो पहले उन्हें हरा कर दिखाओ। अगर आपने मुझे यहाँ मार दिया तो मेरे डैड आपसे बदला जरूर लेंगे।
जू यांग उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे पिता की भी तलाश करने जाऊंगा। और अब वो अपनी पावर से यून किंग के मन में काफी ज्यादा डर पैदा करने लगता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो कुछ ही पल में मारा जाता है। यून किंग का एल्डर इससे काफी डर जाता है। जू यांग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो एल्डर कहता है कि मुझे मत मारो। जू यांग कहता है कि तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, तुम मुझे अपने यूनशान सेक्टर में ले चलो। इससे वो एल्डर हैरान हो जाता है। अब हम यूनशान सेट का सीन देखते हैं जहाँ यूनशान सेट के डिसिबल ट्रेनिंग ले रहे थे। तभी वहाँ तूफान आने लगता है। डिसिबल इससे काफी हैरान होते हैं। तभी वहाँ आसमान से तेज लाइटनिंग गिरती है जिससे वो सभी मारे जाते हैं और यूनशान सेक्ट का काफी सारा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। यूनशान सेट का लीडर लियू अपने कुछ डिसिबल्स के साथ वहाँ आता है और अपने सेट की ऐसी हालत देखकर हैरान हुआ कहता है कि यहाँ क्या हुआ और मेरे सेट का ऐसा हाल किसने किया होगा। तभी वहाँ जू यांग आ जाता है जो लियू से कहता है कि क्या तुम ही इस यूनशान सेट के हेड हो। लियू उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो। जू यांग कहता है कि मैं तियानलिन सेट का एस्टर हूँ और मैंने तुम्हारे बेटे को मार डाला। लियू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में उसे कहता है कि तुम्हारी मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे हुई। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके कहता है कि भले आज मैं मर क्यों ना जाऊं पर मैं तुम्हें भी अपने साथ मार डालूंगा। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके पाम टेक्निक से जू यांग पर हमला करता है, लेकिन जू यांग अपने एक पंच से ही उसके अटैक को खत्म कर देता है। यह देखकर लियू हैरान रह जाता है और वो सोचता है कि वास्तव में अपने सिंगल हैंड से मेरे अटैक को रोकने में कैपेबल है, पर इसका कल्टिवेशन लेवल इतना कम क्यों है। जू यांग कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे सेट को नष्ट करने की कोशिश की, इसीलिए आज मैं तुम्हारे पूरे सेट को बर्बाद कर दूंगा। और वो लियू के एक डिसिबल को अपनी वैक्यूम पाम पावर से अपने पास ले आता है और उसका गला दबाकर उसे मार डालता है। यह देखकर लियू को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी फुल स्पीड में जू यांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जू यांग आसानी से उसे रोक देता है और पकड़कर दूर फेंक देता है। लियो काफी हैरान था। वो कहता है कि मैं कोर रियल्म में हूँ और तुम सिर्फ क्यूरिफाइनिंग रियल्म में हो, फिर भी मैं तुम पर हमला क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए तुम सच बताओ कि वास्तव में तुम कौन से लेवल पर हो। जू यांग कहता है कि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं अभी सिर्फ क्यूरिफाइनिंग रियल्म में हूँ। लियो इससे शॉक्ड रह जाता है और सोचता है कि अभी भी लो लेवल पर है और मैं क्यू कोर रियल्म में हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ। अब वो अपनी सीक्रेट टेक्निक से अपने मास्टर को वहाँ बुलाने के लिए एक मैसेज भेजता है। तभी यूनशान कबीले का एस्टर वहाँ पर आ जाता है जो जू यांग से कहता है कि तुम्हारी मेरे सेक्ट में हमला करने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मेरे सेट की पावर नहीं जानते। जू यांग को एहसास हो जाता है कि एस्टर सिर्फ हाफ स्टेप नेसेंट सोल रियल्म का पेटिशनर है। एस्टर जू यांग से कहता है कि तुम सिर्फ यहाँ एक अजनबी हो, भले ही तुम्हारी पावर काफी ज्यादा हो, पर आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। मेरा यूनशान सेक्टर सिर्फ जंगल के लोगों का पालन करता है, यानी यहाँ सिर्फ मजबूत लोग ही जिंदा रहते हैं। जू यांग कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम एक चूहे की तरह कमजोर हो और मैं एक शेर की तरह मजबूत हूँ। वो एस्टर गुस्से में कहता है कि तुम सिर्फ क्यूरिफाइनिंग रियल्म में हो, फिर भी तुम इतना ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो। आज मैं तुम्हें एक अच्छी मौत दूंगा। और वो एक डिस्क निकाल कर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। लियो कहता है कि हमारे यूनशान सेक्ट के टॉप ग्रेड का फॉर्मेशन है जिसे 7 मर्डर फॉर्मेशन कहा जाता है। इसका एक अटैक किसी को भी मारने के लिए काफी होता है, भले ही तुम नेसेंट सोल रियल्म में ही क्यों ना हो, पर आज तुम यही मर जाओगे। जू यांग अपने स्वॉर्ड के एक अटैक से उसे मार डालता है। उसका अटैक इतना फास्ट था कि लियो उसे देख नहीं पाया था, जिससे वो मारा जाता है। जू यांग की स्वॉर्ड का नाम ओल्ड रॉकेट था और वो अपनी स्वॉर्ड से कहता है कि हमें लोगों को मारे हुए काफी वक्त हो चुका है, इसीलिए आज हम अच्छा शिकार करेंगे। यिंगशान कबीले का एस्टर भी उस स्वॉर्ड को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस स्वॉर्ड की धार इतनी तेज थी कि उसने एक बार में ही लियो को मार डाला था। इसीलिए वो सोचता है कि इसके पास जो ये 5 कलर्ड मोर्थल स्वॉर्ड है, यह हजारों साल पुरानी सबसे बेस्ट स्वॉर्ड की तरह प्रतीत हो रही है। पर वो इस बात से भी काफी
हैरान था कि जू यांग केवल क्यों रिफाइनिंग स्टेज पर है, फिर भी इसके पास इतनी पावरफुल शॉट कैसे हो सकती है। आज मुझे इससे ये शॉट छीननी होगी। और वो अपनी पावर से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके जू यांग पर इविल स्पीड को हमला करने भेजता है। जू यांग अपनी शॉट से उन स्पीड पर अटैक करता है, जिससे वो स्पीड खत्म हो जाती है और उसका वो स्लेश उस एस्टर की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर वो एस्टर डर जाता है और अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है, पर वो स्लेश काफी पावरफुल था जो उसके फॉर्मेशन को भी तोड़ देता है और वो एस्टर घायल होकर नीचे गिर जाता है। एस्टर जू यांग से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा पूरा यूनशान सेक्ट मिलकर भी एक क्यू रिफाइनिंग रियल्म के प्रैक्टिशनर को मार नहीं पाएगा, पर तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और अब वो वापस से एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके वहाँ एक ड्रैगन बीस्ट को बाहर निकाल लेता है और जू यांग से कहता है कि ये एक मिड एंड हाई ग्रेड का स्पीड बीस्ट है, इससे नेसेंट सोल के पीक प्रैक्टिशनर भी फाइट नहीं कर सकते, इसीलिए आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। जू यांग कहता है कि तुम्हारा सेक्ट इतना भी कमजोर नहीं है, वास्तव में तुमने अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बीस्ट को भी पाल रखा है। वो ड्रैगन बीस्ट अब जू यांग पर अटैक करने आता है, पर जू यांग अपने स्वॉर्ड के एक अटैक से ही उस ड्रैगन बीस्ट के कई सारे टुकड़े कर देता है। इससे वो एस्टर काफी डर जाता है और कहता है कि मेरे इस बीस्ट को हराना नामुमकिन है, आज तक इसे कोई भी हरा नहीं पाया। अब उस ड्रैगन बीस्ट के खत्म हो जाने से उस एस्टर की एनर्जी भी खत्म हो जाती है और वो मारा जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड ड्रैगन बीस्ट के साथ जुड़ी हुई थी। जू यांग कहता है कि मैं 10,000 सालों से एकांतवास में था, इसीलिए मैंने कुछ खास नहीं खाया, पर आज मैं इस ड्रैगन के जले हुए मीट का मजा ले सकता हूँ। तभी वहाँ किंग यू भी अपने कुछ सैनिकों के साथ आ जाती है और वो जू यांग से कहती है कि मास्टर मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ, पर वो ये देखकर काफी हैरान होती है कि वो पूरा सेट बर्बाद हो गया और वो जू यांग से पूछती है कि मास्टर क्या ये सब आपने किया। जू यांग कहता है कि मैं अपने तियानलेन सेट को फिर से दुनिया का नंबर 1 सेक्ट बनाऊंगा। किंग यू सोचती है कि वास्तव में काफी महान है और ये दुनिया के सभी रीति रिवाजों से परे है और अब वो सभी घुटने टेक कर मास्टर को सम्मान देते हैं और उन्हें मास्टर कहकर बुलाने लगते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि जू यांग के स्टूडेंट ने यूनशान सेट के सभी ट्रेजर को बाहर निकाल लिया था। एक स्टूडेंट जू यांग के पास आकर बताता है कि मास्टर हमने यूनशान सेट के सभी ट्रेजर को इकट्ठा कर लिया है और अब सिर्फ कुछ ही ट्रेजर बाकी रह गए हैं। जू यांग मुस्कुराने लगता है और सोचता है कि मेरा इस सेट को बर्बाद करना व्यर्थ नहीं गया। तभी किंग यू भी वहाँ जाती है, जो खुश हुई जू यांग से कहती है कि हम अब काफी अमीर होने वाले हैं। वास्तव में यह यूनशान सेक्ट एक रिच सेक्ट कहलाने के योग्य है। इनके सेक्ट में ढेर सारे ट्रेजर थे। जू यांग कहता है कि तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किंग यू उसकी बात समझ आती है और कहती है कि मास्टर हम इतने सारे ट्रेजर और इस ड्रैगन के साथ वापस तियानलेन सेक्ट में कैसे लौटेंगे। तो जू यांग उसे एक स्पेस रिंग निकाल कर देता है और बताता है कि तुम इस रिंग में सभी ट्रेजर को स्टोर कर सकती हो। किंग यू उस रिंग को देखकर काफी हैरान होती है और सोचती है कि ये एक स्टोरेज रिंग है, पर इस प्रकार का ट्रेजर केवल टॉप सेट के लोगों के पास ही होता है। फिर हम देखते हैं कि जू यांग वापस से अपने तियानलेन सेक्ट में लौट आया था। वो एक जेट पीस को देख रहा था जो हेवन शेडिंग लॉक का टुकड़ा था, जिसे उसे गुफा में सील करने के लिए लगाया गया था। वो सोचता है कि हेवन शेडिंग लॉक स्पेस एंड परसेप्शन को लॉक कर सकता है। अगर मैंने इस लॉक को जबरदस्ती नहीं तोड़ा होता तो मुझे डर है कि मैं हमेशा के लिए उसी गुफा में फंस जाता। ऐसा लगता है कि जब मैं एकांत में था तब बाहर कोई ऐसा पर्सन था जो नहीं चाहता था कि मैं वापस बाहर आऊं। किंग यू अब जू यांग के लिए चाय लेकर आती है और कहती है कि मास्टर आपको एक कप चाय पीकर थोड़ी देर आराम करना चाहिए। जू यांग कहता है कि मैं पिछले 10,000 सालों से एकांत में था, इसीलिए इन 10,000 सालों में इस दुनिया में क्या हुआ था जो हमारे इस तियानलेन सेक्ट की इतनी बुरी हालत हो गई है। किंग यू कहती है कि जब मैं यहाँ की सेक्ट लीडर बनी तब यहाँ केवल एक सीनियर ब्रदर था जो आर्टिफैक्ट फोर्जिंग रियल्म में था, पर मुझे कहते हुए काफी शर्म आती है कि मैं तियानलेन सेक्ट की हाई पोजीशन पर होने के बावजूद भी फाउंडेशन स्टेब्लिश रियल्म के मिडल स्टेज में फंसी हुई हूँ, इसीलिए मेरी पावर काफी कम है। जू यांग सोचता है कि मेरे सेट के खिलाफ चाहे कोई भी साजिश करना चाहे, पर मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा और जिसने भी मुझे उस गुफा में सील किया मैं एक दिन उसका पता जरूर लगाऊंगा और उसे सजा दूंगा। तभी उन्हें हमलों की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि एक आदमी तियानलेन सेट के सभी डिसिबल को मार रहा था जिसका नाम वू ले था। सभी डिसिबल उससे फाइट करके काफी घायल हो गए थे। लुवे कहता है कि
कि तुम तियान सेक्ट के लोग काफी ज्यादा एरोगेंट हो। तुमने यूशान माउंटेन सेक्ट को बर्बाद कर दिया और उसके सारे ट्रेजर को लूट लिया। किंग यू तेजी से उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करने आती है, पर वो अपने एक हाथ से ही उसके हमले को रोक लेता है और उसे दूर कर देता है। किंग यू परेशान हो जाती है और सोचती है कि जिंडान रियल्म के पीक लेवल पर है। लू वेई किंग यू से कहता है कि तुम काफी ब्यूटीफुल हो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम ही तियानलिन सेट की हेड हो। अगर तुम मुझे यूशान सेट के सभी स्पीड और ट्रेजर को सौंप दोगी और मेरा मनोरंजन करने के लिए एक दास बनोगी तो मैं तुम्हारे तियानलिन सेट को बर्बाद नहीं करूंगा। किंग यू से कहती है कि तुम दिन में सपने देखना बंद करो, तुम हमारे सेट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वापस से उस पर अपनी सोर्ड से हमला करने जाती है, पर वो आसानी से उसके हमले से बच जाता है और उस पर एक जोरदार अटैक करता है। पर किंग यू भी उसके हमले से बच जाती है और उस पर सोर्ड स्लैश टेक्निक से हमला करती है। लू वेई भी अपनी सोर्ड को निकालकर उसके हमले को रोक लेता है। किंग यू से मारने की कोशिश करने लगती है, पर उन दोनों में पावर का काफी गैप था, इसीलिए लू वेई किंग यू को दूर कर देता है और उस पर लगातार अटैक करने लगता है, जिससे किंग यू कमजोर हो रही थी। वो अपनी सोर्ड से उसके अटैक को रोकने लगती है। लू वेई कहता है कि लड़की तुम काफी ज्यादा लापरवाह हो, तुम कभी भी अकेले मुझे हरा नहीं सकती, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हार मान लो और मेरी गुलाम बन जाओ। किंग यू अपनी पूरी पावर से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वो कमजोर पड़ रही थी। यह देखकर जुयांग उसकी तरफ अपनी एनर्जी का छोटा सा हिस्सा छोड़ देता है, जिससे किंग यू की पावर बढ़ जाती है और लू वेई को दूर कर देती है, जिससे उसके हाथ से स्वॉर्ड भी छूट जाती है। लू वेई ये देखकर काफी हैरान होता है। किंग यू भी काफी हैरान थी, वो सोचती है कि अचानक मेरी पावर इतनी कैसे बढ़ गई। तभी जुयांग कहता है कि तुम मेरी स्टूडेंट को मारने की कोशिश कर रहे हो, लगता है तुम अपनी जिंदगी से काफी थक चुके हो। लू वेई कहता है कि भले ही तुम्हारी पावर से इस लड़की ने मेरे हमले को रोक लिया हो, पर फिर भी तुम काफी कमजोर हो और तुम्हारी मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई। तुम सिर्फ प्यूरिफाइंग रियल्म में हो, इसीलिए तुम्हें मुझे दादाजी कहकर बुलाना चाहिए। जुयांग एक पल में ही उसकी सोर्ड से उसे इंजर्ड कर देता है। लू वेई को काफी दर्द होने लगता है। वो कहता है कि मेरे आर्म्स काफी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी तुम मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हो। और अब वो जुयांग को खत्म करने के लिए अपने सीक्रेट ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है, जो इविल बेल थी। वो अब उस बेल को बजाने लग जाता है, जिससे तेज फ्रिक्वेंसी निकलने लगती है, जिससे किंग यू और बाकी सभी डिसेबल को काफी दर्द हो रहा था। लू वेई कहता है कि मेरी इस बेल के अटैक से आज तक कोई भी बच नहीं पाया, जल्द ही तुम्हारी पूरी बॉडी में बहुत दर्द होगा और तुम्हारे कान से खून निकलने लग जाएगा, जिससे तुम सभी एक भयानक मौत मरोगे। तभी जुयांग उस बेल को अपनी पावर से रोक देता है, जिससे किंग यू और बाकी सभी को दर्द होना बंद हो जाता है। लू वेई काफी हैरान हुआ कहता है कि मेरी बेल से तुम्हारे ऊपर कोई असर क्यों नहीं हुआ। जुयांग कहता है कि तुम्हारी बेल मेरे खिलाफ किसी काम की नहीं है, और अब वो उस बेल को वैक्यूम पंप टेक्निक से अपने पास ले लेता है और उस बेल को नष्ट कर देता है। वो बेल लू वेई की स्पीड के साथ जुड़ी हुई थी, जिससे उसे बेहद दर्द होता है और वो काफी घायल हो जाता है। जुयांग अब उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और लू वेई के पास आकर कहता है कि तुमने मेरे स्टूडेंट को चोट पहुंचाई, तुम अब जीने के लायक नहीं हो। और अपने पैर को जोर से नीचे मारता है, जिससे तेज एनर्जी निकलती है और लू वेई काफी दूर आसमान में उड़ जाता है। जुयांग कहता है कि आज तुम्हारी मेरी डीएनएस बर्बाद हो जाएगी और तुम एक दर्द भरी मौत मरोगे। और वो अपनी सोर्ड से उस पर एक अटैक करता है, जिससे लू वेई खत्म हो जाता है। यह देखकर किंग यू काफी हैरान होती है और सोचती है कि मास्टर वाकई काफी पावरफुल है। अब हम लू फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ जियो लेंग नाम का आदमी अपने लीडर को बताता है कि तियानलिन सेट की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। हमने जिस लू वेंग को उन्हें खत्म करने भेजा था, उसे सेट के एस्टर जुयांग के द्वारा मार दिया गया, जो सिर्फ प्यूरिफाइंग रियल्म का पेटिशनर था। लगता है उसके पास कोई खास ट्रेजर है। लीडर लू किंग फेंग कहता है कि मैंने सुना है कि अभी तक उस जुयांग ने 3 जिंडेन रियल्म के आदमियों को मार डाला है, साथ ही उसने एक हाफ स्टेप के नेसेंट सोल पेटिशनर को भी मार डाला। वहाँ एक औरत भी मौजूद थी जिसका नाम यू सुनियांग था, जो जुयांग की एक पेंटिंग बना रही थी। वो कहती है कि यह लड़का दिखने में काफी हैंडसम लगता है। वहाँ मौजूद चूचू नाम का आदमी कहता है कि वो तियानलिन सेट का आदमी इतना भी अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ उस आदमी को मारने के लिए चलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ जरूर खुश होगी। सोनियांग कहती है कि तुम काफी कमजोर हो। चुन को इससे काफी गुस्सा आता है, पर लीडर मुझसे शांत
शांत रहने को कहता है और वो सुन यांग से कहता है कि तुम्हें इस तियानलिन सेक्ट के एस्टर जू यांग को मारने जाना होगा। सुन यांग कहती है कि आप चिंता ना करें, मैं उसे अच्छे से संभाल लूंगी और उसका पूरा मजा लूंगी। फिर हम देखते हैं कि सुन यांग तियानलिन सेक्ट की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते में एक आदमी उसकी एन्चेंटमेंट बॉडी की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, पर वो अपने फ्लावर टेक्निक से उसे मार डालती है। अब हम तियानलिन सेक्ट को देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जू यांग भी वहीं बैठकर आराम कर रहा था। तभी सुन यांग वहाँ जाती है। वो सभी स्टूडेंट भी उसके मैजिक की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिससे वो उसे रोक नहीं पाते। वो जू यांग की तरफ बढ़ने लगती है और सोचती है कि मेरे मैजिक की वजह से जल्दी प्यार में पागल एक बीस्ट की तरह बन जाएगा, जिससे मैं इसे आसानी से मार पाऊंगी। और अब वो जू यांग के पास आकर उसे टच करके अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करती है। सुन यांग ने उसे एक इल्यूजन में फंसा लिया था, पर जू यांग होश में था और वो कहता है कि यह सिर्फ एक मामूली सी ट्रिक है और वो अपनी पावर से उसके इल्यूजन को खत्म कर देता है, जिससे वो दूर हो जाती है। जू यांग उसे कहता है कि तुम अपने इस छोटे से इल्यूजन से मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। सुन यांग कहती है कि तुम मेरे इल्यूजन को तोड़कर काफी एरोगेंट बन रहे हो। आज मैं तुम्हें अपनी असली एबिलिटी दिखाऊंगी, जिससे तुम्हें एहसास होगा कि मेरी पावर कितनी ज्यादा है। और वहाँ अपनी एनर्जी को फैलाने लग जाती है। जू यांग के चारों तरफ अपने मैजिक को फैला दिया था। वो उसे कहती है कि तुम सिर्फ क्यों रिफाइनिंग रियल्म में हो, फिर भी तुम्हारी पावर काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो तुमने मेरी एन्चेंटमेंट स्किल को ब्रेक कर दिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं सिर्फ यही मैजिक जानती हूँ? और अब वो अपनी 3 क्लोन बॉडी बना लेती है और अपनी हेवनली वर्थ अम्ब्रेला, बॉन्ड डेओरिंग डेविल साउंड और पर्ल फ्लावर 1000 ब्लेड टेक्निक से एक साथ जू यांग पर हमला करती है और कहती है कि तुम सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और देखो कि मैं तुम्हें कैसे पनिश करती हूँ। जू यांग एक एनर्जी बैरियर बनाकर उसके सभी हमलों को रोक लेता है। यह देखकर सुन यांग हैरान हो जाती है और उसे जू यांग पर काफी गुस्सा आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके इतने पावरफुल अटैक भी जू यांग के डिफेंस को ब्रेक क्यों नहीं कर पाए। वो वापस से जू यांग पर हमला करती है, पर जू यांग की शील्ड ब्रेक नहीं होती और जू यांग एक हमला करके सुन यांग को दूर फेंक देता है और आसपास मौजूद सुन यांग के इल्यूजन को खत्म कर देता है। सुन यांग को काफी गुस्सा आता है और वो वापस से अपनी क्लोन बॉडी बना लेती है, पर उसने इस बार अपने मैजिक को डबल कर दिया था। जू यांग कहता है कि क्या तुम्हें मेरे हमले में बिल्कुल भी मजा नहीं आया? सुन यांग अब वापस से उस पर हेवनली वर्थ अम्ब्रेला, बॉन्ड डेओरिंग डेविल साउंड और पर्ल फ्लावर 1000 ब्लेड टेक्निक से कई सारे हमले करती है, जिससे एक तेज ब्लास्ट होता है। यह देखकर तियानलिन सेक्ट के स्टूडेंट डर जाते हैं। सुन यांग काफी खुश होती है कि उसने जू यांग को खत्म कर दिया। वो कहती है कि मेरे इस अटैक का सामना एक नेसेंट सोल पेटिशनर भी नहीं कर सकता, पर जू यांग ने अपनी पावर से खुद को बचा लिया था और वो एक एनर्जी ब्लास्ट से सुन यांग के मैजिक को खत्म कर देता है, जिससे उसकी सभी क्लोन बॉडी खत्म हो जाती है और वो दूर गिर जाती है। सुन यांग अब काफी घायल हो जाती है। जू यांग उसके पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास और कोई टेक्निक है जिसका तुम मुझ पर इस्तेमाल करना चाहती हो? सुन यांग अपने घुटने टेक कर उसे सम्मान देती है और कहती है कि मैं यंग जनरेशन की यू सुन यांग हूँ और मैं अब आपको मास्टर मानकर आपकी पूजा करना चाहती हूँ। मैं आपको फॉलो करूंगी और आपके हर एक ऑर्डर को मानूंगी, इसीलिए मुझे माफ कर दे। जू यांग मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम मेरी सेवा करना चाहती हो, पर तुम तियानलिन सेक्ट में रुकने के लायक नहीं हो। सुन यांग इसे चौंक जाती है। जू यांग कहता है कि तुम्हें जिस भी आदमी ने यहाँ भेजा है, तुम उसे मेरा एक मैसेज देना कि अगर उसने फिर से मेरे तियानलिन सेक्ट के इलाके में आने का साहस किया तो मैं उसे मार डालूंगा। सुन यांग काफी डर जाती है और कहती है कि सीनियर मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, पर जू यांग उसे अपनी पावर से फेंक देता है, जिससे वो काफी दूर आसमान में चली जाती है। किंग भी वहाँ गई थी, जो उसे आसमान में जाते हुए देखती है और जू यांग के पास आकर कहती है कि मास्टर मैंने अभी किसी चीज को हवा में उड़ते हुए देखा। जू यांग कहता है कि वो सिर्फ एक मक्खी थी। क्या तुम्हें मेरे वो स्पिरिचुअल प्लांट मिले जो मैंने तुमसे मंगवाए थे? किंग अपनी रिंग में से उन स्पिरिचुअल प्लांट को बाहर निकालती है और बताती है कि मैंने इन स्पिरिचुअल बियर्ड प्लांट को बहुत
बहुत मुश्किल से ढूंढा है। जू यांग सोचता है कि स्पिरिचुअल वोएड ग्रास 10,000 साल पहले एक टॉप ग्रेड की स्पिरिचुअल ग्रास हुआ करती थी, लेकिन अब इसका उपयोग कोई भी एलिक्सर को बनाने के लिए नहीं करता, क्योंकि अब इस दुनिया में कोई भी महान एल्केमिस्ट नहीं थे। एल्केमिस्ट उन्हें कहा जाता है जो जड़ी बूटियों की मदद से पिल को रिफाइन करता है। जू यांग सोचता है कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं होता तो मुझे लगता है कि इस दुनिया से एल्केमिस्ट का अंत हो जाता और अब वो स्पिरिचुअल पावर से उन सभी इंग्रेडिएंट को हाँ में ही रिफाइन करने लगता है, क्योंकि वो एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट था जिसे पिल को रिफाइन करने के लिए फर्नेस की भी जरूरत नहीं थी। सभी स्टूडेंट ये सब देखकर हैरान होते हैं। जू यांग कुछ ही पल में उन इंग्रेडिएंट से 5 पिल को रिफाइन कर लेता है जिससे तेज एनर्जी निकलती है। सभी उन पिल को देखकर हैरान हो जाते हैं। जू यांग सभी से कहता है कि किंग यू जिन स्पिरिचुअल प्लांट को लेकर आई उनकी स्पिरिचुअल पावर एवरेज थी, इसीलिए मैं इन प्लांट से केवल 4th टीयर की पिल को रिफाइन कर पाया। स्टूडेंट इससे चौंक जाते हैं क्योंकि टीयर 4 की पिल को भी मामूली पिल बता रहा था। स्टूडेंट कहते हैं कि हमने अभी तक केवल 1st और 2nd ग्रेड की पिल के बारे में ही सुना है और हम विश्वास नहीं कर सकते कि आज हम 4th टीयर की पिल को रिफाइन करते हुए देख पाए। एक और स्टूडेंट कहता है कि मास्टर इस पिल की स्मेल बहुत ही अच्छी है। जू यांग सभी को एक एक पिल दे देता है और बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम 1 महीने के अंदर फाउंडेशन एस्टेब्लिश रियल में पहुँच जाओ। सभी स्टूडेंट इससे चौंक जाते हैं क्योंकि फाउंडेशन एस्टेब्लिश रियल में उनके 2 रियल में ऊपर थी, पर उन्हें विश्वास था कि वो जू यांग की पावर के साथ आसानी से उस रियल में पहुँच सकते हैं और वो सभी सर झुकाकर कहते हैं कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए हम फाउंडेशन एस्टेब्लिश रियल में पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। जू यांग किंग से कहता है कि तुम्हें आधे महीने के अंदर गोल्डन कोर रियल में पहुंचना होगा। किंग उनकी बात समझ जाती है। जू यांग अपने सेट को मजबूत बनाना चाहता था, जिसके लिए सभी डिसिपल का मजबूत होना जरूरी था ताकि उसकी अनुपस्थिति में कोई भी तियानलिंग सेट की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। अब सभी स्टूडेंट कल्टिवेशन करने लग जाते हैं। जू यांग अब फॉरेस्ट में आ जाता है जहाँ वो आसानी से हाई लेवल बेयर बिस्ट को मार डालता है और उसके मॉन्स्टर कोर को निकाल लेता है। सभी बिस्ट में एक मॉन्स्टर कोर होता है जिनमें उन बिस्ट की पूरी एनर्जी मौजूद रहती थी। जू यांग अब उस मॉन्स्टर कोर से 4 ताई तेलिस्मान को रिफाइन करता है और उसे अपने सेट के चारों डिसिपल को दे देता है और उन्हें बताता है कि वो तेलिस्मान है जिसे मैंने कल रात एक डीमन बिस्ट पिल से रिफाइन किया था। इस तेलिस्मान के साथ तुम्हारा डिफेंस काफी बढ़ जाएगा और अगर कभी तुम पर जानलेवा हमला हो तो ये तेलिस्मान तुम्हें नेसेंट सोल प्रैक्टिशनर के अटैक से भी बचा सकता है। स्टूडेंट इससे हैरान होते हैं कि मास्टर ने हमारे लिए इतनी पावरफुल चीज को रिफाइन किया। जू यांग अब उन सभी को एक एक स्किल बुक भी देता है और बताता है कि इन बुक में वो सभी स्किल मौजूद है जो मैंने तुम्हारे प्रैक्टिस करने के लिए चुनी है। तुम्हें अपने कल्टिवेशन को इम्प्रूव करने के लिए इन स्किल का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना होगा, तभी होल से एक तेज एनर्जी निकलती है क्योंकि किंग यू अब प्रमोट हो गई थी और अब वो गोल्डन कोर रियल में पहुंच गई थी। फिर अब हमें शांग शुआन टियन को दिखाया जाता है जो लिंग बाओ फैमिली का हेड था, जो अपने पौधों को पानी पिला रहा था। उसे एक सैनिक तियानलेन सेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और बताता है कि तियानलेन की सेक्ट हेड किंग यू अब काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई है। वो सिर्फ आधे महीने में ही गोल्डन कोर फॉर्मेशन रियल्म में प्रमोट हो गई और अब तियानलेन सेक्ट पूरी सिटी में फेमस होने लग गया है और अब कोई भी सेक्ट उनसे उलझने की हिम्मत नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने इतने पावरफुल यूनशान सेट को भी बर्बाद कर दिया और यह सब उनके एस्टर जू यांग की वजह से है। शांग अपने सैनिक से कहता है कि तुम्हें हमारे सेट के किसी एक आदमी को उनके पास भेजना चाहिए और हमारे लिंग बाओ स्टोर में उन्हें ऑक्शन के लिए इनवाइट करना चाहिए। सैनिक उसकी बात समझ जाता है और कहता है कि मैं अभी तियानलेन सेक्ट में मैसेज भेजने की व्यवस्था करता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जब जू यांग शांग के इन्विटेशन पर किंग यू के साथ लिंग बाओ ऑक्शन हाउस में आ गया था। किंग यू जू यांग को बताती है कि मैंने सुना है कि लिंग बाओ फैमिली के पास बहुत बड़ी पावर है और इनके पास कई सारे ट्रेजर है। अब वो दोनों उस लिंग बाओ स्टोर के अंदर आ जाते हैं। लिंग बाओ स्टोर के अंदर हम टिंग फेंग नाम के एक राजकुमार को देखते हैं जो अपने एक सैनिक के साथ स्टोर में आया हुआ था और उसने बहुत सारे ट्रेजर को खरीद लिया था। सैनिक टिंग फेंग को कहता है कि यंग मास्टर, क्या आप खुश नहीं हो कि आपने आज इतने सारे ट्रेजर खरीदे? टिंग फेंग कहता है कि आज मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी पर नीलामी में कोई भी मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता,
इसीलिए मैं खुश कैसे हो सकता हूँ। मुझे हमेशा दूसरों से कॉम्पीट करना बहुत पसंद है। तभी वो वहाँ किंग यू और जुयांग को देखता है जो एक लोटस को देख रहे थे। टिंग फेंग उनके पास आ जाता है और जुयांग से कहता है कि क्या तुम्हें यह पीच ब्लॉसम लोटस काफी पसंद आया? मैं भी इसे खरीदना चाहता हूँ और तुम इसके बदले में जितना देना चाहते हो मैं उसका दुगना पेमेंट करूंगा। और वो 500 जिन कॉइन की बोली लगाता है। जुयांग उसे घूर कर देखने लगता है तो टिंग फेंग कहता है कि अगर 500 कॉइन पर्याप्त नहीं है तो तुम्हें 2000 कॉइन दे सकता हूँ। जुयांग उस लोटस को वहीं रख देता है और उसकी बातों का जवाब नहीं देता और सोचता है कि लड़का काफी मूर्ख है और वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है। तो टिंग फेंग कहता है कि ऐसी एक मामूली सा क्यों रिफाइनिंग रियम का पेटिशनर है और इसमें कोई आशा नहीं है कि इसमें मुझसे कॉम्पीट करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ये वाकई काफी बोरिंग है। किंग यू को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। जुयांग भी गुस्से में उसे अपनी मेंटल पावर से एक शॉक देता है जिससे टिंग फेंग नीचे गिर जाता है। यह देखकर टिंग फेंग का सैनिक हैरान हो जाता है और टिंग फेंग को उठाने आता है। जुयांग अब वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। टिंग फेंग सोचता है कि वास्तव में कौन है जिसकी पावर इतनी महान है। मैं एक कोर फॉर्मेशन रियल्म का कल्टिवेटर होने के बावजूद भी विश्वास नहीं कर सकता कि इसने सिर्फ अपने मेंटल प्रेशर से मुझे नीचे गिरा दिया। और वो हंसने लग जाता है। सैनिक इससे हैरान होता है और पूछता है कि यंग मास्टर आप उस आदमी से मार खाने के बावजूद भी मुस्कुरा क्यों रहे हो? टिंग फेंग कहता है कि आदमी दिखने में सिर्फ एक क्यों रिफाइनिंग रियल्म का पेटिशनर लगता है पर इनकी पावर काफी महान है। इन्होंने अपनी मेंटल पावर से ही मुझे एक बड़ा झटका दिया। आखिरकार अब मेरी मुलाकात पीएलएस मास्टर से हो चुकी है। और वो सैनिक से कहता है कि तुम वापस जाओ और मेरे पिताजी से कहना कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा और मैं अब इस आदमी को अपना मास्टर मानकर इनकी पूजा करूंगा। सैनिक इससे हैरान होता है। टिंग फेंग भागकर जुयांग के पास जाने लगता है। फिर अब हम देखते हैं कि लिंग बाओ हाउस की नीलामी स्टार्ट हो जाती है जिसे लिंग बाओ फैमिली का हेड शान खुद ही होस्ट कर रहा था। लोग बातें करते हैं कि ऑक्शन वाकई काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है इसीलिए ब्रांच हेड खुद ही इस ऑक्शन को मैनेज कर रहे हैं। शान सभी से कहता है कि मैं जिस पहली चीज को सभी के सामने पेश करना चाहता हूँ वो मिड ग्रेड अर्थ लेवल का स्पिरिचुअल फ्लावर है जिसका उपयोग मेडिसिन के रूप में किया जाता है और इससे किसी भी बीमार इंसान की जान को बचाया जा सकता है। आमतौर पर कल्टिवेटर अपनी एज को बढ़ाने के लिए पिल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इस अर्थ लेवल के स्पिरिचुअल फ्लावर का सेवन करने से कोई भी कल्टिवेटर 100 साल तक और ज्यादा जी सकता है। किंग यू अपने मास्टर से कहती है कि यह फ्लावर काफी अच्छा है इसीलिए हमें इसे खरीदना चाहिए। जुयांग कहता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो तुम इसे खरीद सकती हो। टिंग फेंग भी वहाँ मौजूद था जो बहुत ही रूडली तरीके से शान को कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और बताओ कि इस फ्लावर की प्राइस क्या है। शान सभी से कहता है कि इसकी शुरुआती कीमत $1 मिलियन कॉइन है। सभी बातें करने लगते हैं कि यह फ्लावर काफी महंगा है पर इसका इफेक्ट भी काफी अच्छा है इसीलिए लोग उसकी बोली लगाने लग जाते हैं। किंग यू उसकी 4 मिलियन की बोली लगाती है पर टिंग फेंग सीधे ही उसकी 10 मिलियन की बोली लगा देता है जिससे सभी चौंक जाते हैं। किंग यू इससे काफी निराश हो जाती है और कहती है कि यह फ्लावर काफी महंगा है हम इसे खरीद नहीं सकते। टिंग फेंग सोचता है कि हमेशा की तरह कोई भी मुझसे कॉम्पीट नहीं कर सकता। वास्तव में यह ऑक्शन भी काफी बोरिंग है। जुयांग देखता है कि किंग यू परेशान है इसीलिए वो लेवल 3 की हाई ग्रेड पिल को बाहर निकालता है जिसका नाम 3 राउंड ऑफ एम्यूनेशन था और वो उस फ्लावर के बदले उस पिल की बोली लगा देता है जिससे सभी चौंक जाते हैं। टिंग फेंग भी चौंक जाता है क्योंकि लेवल 3 पिल थी और लेवल 2 की पिल ही काफी ज्यादा महंगी होती थी और लेवल 3 पिल रेयर होने की वजह से इसकी कीमत करोड़ों गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा थी। लोग बातें करते हैं कि आदमी कौन है जो इसने मामूली फ्लावर के लिए भी लेवल 3 पिल को बाहर फेंक दिया। नीलामी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। अब रात हो चुकी थी। किंग यू और जुयांग ने बहुत सारे ट्रेजर खरीद लिए थे पर वो अभी भी और ट्रेजर खरीदने के लिए यहीं रुके हुए थे। किंग यू अपने मास्टर से कहती है कि हमने कुछ पिल से ही इतने सारे ट्रेजर को खरीद लिया। वास्तव में हमने आज काफी अच्छी डील की है पर अभी भी मुझे समझ नहीं आया कि आपने इस मामूली से ब्लैक स्टोन को क्यों खरीदा। जुयांग उस स्टोन को ले लेता है और बताता है कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। प्राचीन समय में पावरफुल ब्लड लाइन वाले डेमोनिक बीस्ट जब कोई विपदा आती थी तब वो खुद को एक ग्रेव फूड में सील कर लेते थे इसीलिए ये एक डेमोनिक बीस्ट के अंडे की तरह है और अब वो अपनी
पावर से उस ग्रेव स्टोन को क्रैक कर देता है, जिससे वो बीस्ट वापस से जिंदा हो जाता है। यह देखकर किंग यू हैरान रह जाती है। वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा क्यूट था, जो किंग यू को काफी अच्छा लगता है और उसे अपने हाथ में ले लेती है। जू यांग बताता है कि यह क्लाउड बीस्ट है और मुझे जहाँ तक लगता है कि यह वही बीस्ट है जो मेरा माउंट हुआ करता था, यानी मैं इसकी सवारी करता था। मुझे क्लाउड की सवारी करना काफी पसंद है। बादलों में मुझे काफी आनंद की अनुभूति होती है। किंग यू सोचती है कि क्लाउड बीस्ट फॉक्स एक लीजेंडरी बीस्ट है जो हजारों सालों पहले पाए जाते थे। वास्तव में मास्टर काफी महान है जो इन डिवाइन बीस्ट को अपनी सवारी के रूप में इस्तेमाल करते थे। किंग यू अब उस बीस्ट के साथ खेलने लग जाती है। ऑक्शनर शान सभी से कहता है कि अब मैं आप सभी के सामने नीलामी की आखिरी चीज पेश करने जा रहा हूँ, और वो एक मैप को बाहर निकाल कर बताता है कि एक सीक्रेट रियल्म का मैप है। सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं। जू यांग भी उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। वो जल्दी से उस मैप के बदले में 2 टियर 3 पिल देता है। टिंग फेंग और बाकी सभी से शॉक्ड हो जाते हैं और उन सभी को एहसास होता है कि जू यांग वास्तव में काफी महान है। फिर हम देखते हैं कि जू यांग अब उस मैप को खरीदने के बाद किंग यू के साथ वहाँ से वापस तियानलिन सेट की तरफ लौटने लगता है। तभी हम टिंग फेंग को भी देखते हैं जो उनका पीछा कर रहा था। हम वहाँ लू फैमिली के लीडर लू किंग फेंग को भी देखते हैं जो अपने 2 साथी चुन और लेंग के साथ जू यांग पर नजर रख रहा था, क्योंकि उसे मारकर सारे ट्रेजर को लूटना चाहता था। जू यांग किंग यू के साथ जंगल में आ गया था। किंग यू जू यांग से कहती है कि मास्टर क्या है सीक्रेट रियल्म का असली नक्शा है या फिर नकली है। जू यांग कहता है कि असली है, लेकिन इसमें सीक्रेट रियल्म में जाने की कोई चाबी नहीं है। किंग यू इससे हैरान हुई कहती है कि अगर ऐसा है तो हम सीक्रेट रियल्म में कैसे एंटर करेंगे। जू यांग बताता है कि हम लोग वहाँ चाबी के बिना सीक्रेट रियल्म में नहीं जा सकते, लेकिन मुझे चाबी की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि उस सीक्रेट रियल्म को जू यांग के ही एक स्टूडेंट ने बनाया था। किंग यू इससे खुश होती है। जू यांग को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो रुक जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, इसीलिए अब बाहर आ जाओ। टिंग फेंग बाहर आ जाता है। उसे देखकर किंग यू कहती है कि क्या तुम हमसे बदला लेना चाहते हो क्योंकि मास्टर ने तुम्हें मारा था। टिंग फेंग तेजी से जू यांग के सामने आ जाता है और घुटने टेक कर उसे रेस्पेक्ट देता है और कहता है कि आप काफी महान हो। आपके ऑरा से ही मैं पूरी तरह से हिल गया था और मैंने आज तक जितने भी क्यूरिफाइंग रियल्म के पेटिशनर देखे हैं उन सभी में से आप सबसे बेस्ट हो, इसलिए कृपया आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मैं आपका सबसे अच्छा स्टूडेंट बनूंगा। जू यांग सोचता है कि मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता है, पर बहुत से लोग मेरी पावर का फायदा उठाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यह लड़का युआन आर्टिफैक्ट फैमिली के लीडर का बेटा है और यह आगे जाकर लीडर बनेगा। फिर भी ये मेरा स्टूडेंट बनना चाहता है, इसीलिए मुझे इसका एक टेस्ट लेना होगा। और वो टिंग फेंग से कहता है कि अगर तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम्हारा मास्टर बनूं, तो तुम्हें मेरा पीछा करने वाले उन तीनों लोगों के साथ फाइट करनी होगी। टिंग फेंग इससे चौंक जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ लू किंग फेंग अपने 2 साथियों के साथ मौजूद था। लिंग फेंग का साथी चुन कहता है कि जू यांग एक क्यू रिफाइनिंग रियल्म का पेटिशनर होने का दिखावा करता है। वास्तव में काफी दिलचस्प है। किंग फेंग कहता है कि पहले हम 2 लोगों को मारना चाहते थे, पर इनके साथ अब एक और आदमी शामिल हो गया है, इसीलिए हमें एक और ज्यादा इंसान को मारना पड़ेगा। वास्तव में यह सब काफी परेशानी भरा है। टिंग फेंग को एहसास होता है कि वो तीनों गोल्ड कोर पेटिशनर है और वो भी गोल्ड कोर पेटिशनर था, इसीलिए वो कहता है कि इन तीनों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मास्टर बस आप इंतजार करें और देखें कि मैं इन तीनों को कैसे सबक सिखाता हूँ। और अब वो लड़ने के लिए अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है। चुन भी लड़ने के लिए अपना हैमर निकाल लेता है और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये जवान लड़का लड़ने में कितना अच्छा है, और वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। टिंग फेंग फाइट करने में काफी अच्छा था और वो अपने स्पीयर के एक जोरदार अटैक से चुन को दूर फेंक देता है, जिससे वो मारा जाता है। किंग यू भी उसकी स्पीयर टेक्निक को देखकर कहती है कि लड़का लड़ने में वाकई काफी कमाल का है। जू यांग बताता है कि यह टिंग फेंग बेवकूफ है क्योंकि लड़ने के वक्त रैंपेज यानी उग्र हो गया, इसीलिए इसे निश्चित रूप से जल्दी कष्ट होने वाला है। किंग फेंग के दूसरे साथी लेंग को टिंग फेंग पर गुस्सा आता है और वो अपने स्नेक तेलिस्मान से टिंग फेंग पर अटैक कर देता है। टिंग फेंग अपने स्पीयर से उन स्नेक को रोककर उन्हें खत्म कर देता है और अब वो लेंग से फाइट करने लग जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम लड़ने में सिर्फ इतना ही माहिर हो। पर शेन अपनी स्नेक स्किल से टिंग फेंग के पैर में स्नेक से बाइट करवा देता है, जिससे उसकी बॉडी में जहर चला जाता है। लेंग टिंग फेंग से कहता
है कि तुम वास्तव में किसी ऊंचे सेक्ट से हो, पर तुम में दूसरों को बचाने का बिल्कुल भी साहस नहीं है। तुम कभी भी मुझे मारने के योग्य नहीं हो। और उसे लात मारते हुए कहता है कि मैं बहुत दयालु हूँ, मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। किंग उसकी मदद करने जाने लगती है, पर जुयांग उसे रोक लेता है क्योंकि वो टिंग फेंग की काबिलियत देखना चाहता था। टिंग फेंग हार नहीं मानता और अपने स्पीयर को उठा लेता है और शेन को दूर करके स्पीयर से गर्दन पर अटैक कर देता है, जिससे लिंग मारा जाता है। जुयांग ये देखकर कहता है कि लड़का काफी क्रूर है, इसने बहुत ही निर्दयी तरीके से अपने दुश्मन को मार डाला, पर लड़ाई में क्रूरता काफी अच्छी होती है। किंग फेंग अब ताली बजाने लगता है और टिंग फेंग से कहता है कि तुम लड़ने में इतने भी बुरे नहीं हो, तुमने मेरे 2 आदमियों को मार डाला, पर ये दोनों सिर्फ लूजर थे। अब इनके मरने की वजह से मैं सारे ट्रेजर को अपने पास रख सकता हूँ और अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। फिर अब हम देखते हैं कि टिंग फेंग जहर की वजह से काफी कमजोर हो रहा था, पर वो किंग फेंग से कहता है कि भले ही मैं मर जाऊं, पर मैं तुम्हें अपने मास्टर को बिल्कुल भी चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तभी किंग फेंग लात मारकर उसे दूर कर देता है और लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और लगातार टिंग फेंग पर कई सारे अटैक करने लगता है। टिंग फेंग अपने हाथों से ही उसे रोक रहा था। किंग फेंग कहता है कि तुम वास्तव में काफी अमेजिंग हो और वो टिंग फेंग को मारने लगता है, पर वो अभी भी आगे से नहीं हटता। यह देखकर जुयांग कहता है कि लड़का वाकई काफी जिद्दी है, इसीलिए मुझे काफी पसंद आया। किंग फेंग उसे मारने लगता है, लेकिन तभी जुयांग आगे आकर उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी मेरे स्टूडेंट को मारने की हिम्मत कैसे हुई, और वो आसानी से उसे दूर कर देता है। टिंग फेंग अपने मास्टर को देखकर खुश होता है। जुयांग टिंग फेंग की बॉडी में से जहर निकालने के लिए उसके अंदर अपनी एनर्जी को डालने लगते हैं, जिससे वो जहर का असर खत्म होने लगता है। यह देखकर किंग फेंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी जहरीली आग को फोर्सफुली नहीं रोक सकता। टिंग फेंग भी सोचता है कि मेरी बॉडी का सारा जहर मेरे मुंह में इकट्ठा हो गया है और अब उस पॉइजन को किंग फेंग के ऊपर छोड़ देता है, जिससे किंग फेंग को काफी दर्द होने लगता है और वो दर्द से तड़पने लग जाता है। टिंग फेंग की बॉडी से पूरा जहर निकल गया था, जिससे वो हैरान हुआ जुयांग से कहता है कि मास्टर में विश्वास नहीं कर सकता कि आपने सिर्फ एक मामूली से टच से ही मेरे सारे जहर को बाहर निकाल दिया। और वो उन्हें जान बचाने के लिए झुककर थेस कहता है। जुयांग कहता है कि तुम्हें अब भी मेरा स्टूडेंट बनने के लिए शर्त के मुताबिक इस आदमी को खत्म करना होगा। टिंग फेंग उनकी बात समझ जाता है और खुश हुआ किंग फेंग से कहता है कि अब मेरे लिए बदला लेने का वक्त आ गया है, और वो उसे मारने लग जाता है। जुयांग मून की तरफ देखने लगता है और कहता है कि आज की ये चांदनी रात वाकई काफी अच्छी थी। फिर अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ जुयांग अब किंग यू और टिंग फेंग के साथ तियानलिन सेक्ट में वापस आ गया था। टिंग फेंग जुयांग के पास आकर कहता है कि मास्टर, मैंने सीक्रेट रियल्म की चाबी को हासिल कर लिया था, ये काफी रेयर है, यहाँ तक कि लिंगबाओ हॉल में भी ये की नहीं थी। इस चाबी की मदद से हम समय से पहले ही सीक्रेट रियल्म में प्रवेश कर सकते हैं, और अब आप मेरे मास्टर हो, इसीलिए इस चाबी पर अब आपका हक है। किंग यू भी इससे खुश होती है और कहती है कि मास्टर वाकई काफी अच्छा है, अब हमारे पास सीक्रेट रियल्म के मैप के साथ साथ वहाँ की चाबी भी मौजूद है, हम आसानी से अब सीक्रेट रियल्म में जा सकते हैं। जुयांग उस चाबी को उठा लेता है और कहता है कि इसकी मदद से सिर्फ सीक्रेट रियल्म में प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन ये उस सीक्रेट रियल्म के अंदर मौजूद रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ बिल्कुल भी काम की नहीं है, इसीलिए बेकार है, और उस चाबी को टिंग फेंग को लौटा देता है। टिंग फेंग हैरान हुआ कहता है कि मास्टर, आप सीक्रेट रियल्म के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? जुयांग बताता है कि सीक्रेट रियल्म को मेरे ही एक स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए अगर मैं उस सीक्रेट रियल्म में जाना चाहूँ तो मैं कभी भी उस सीक्रेट रियल्म में जा सकता हूँ और मेरे ऊपर वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। टिंग फेंग इससे काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मास्टर, आप काफी महान हो, ये सीक्रेट रियल्म 10,000 साल पहले के एक ग्रेट पर्सन ने बनवाया था, लेकिन वो मेरे मास्टर का स्टूडेंट था। जुयांग कहता है कि पिछले 10,000 सालों में जो कुछ भी हुआ वो मुझे याद नहीं है, वो सीक्रेट रियल्म में पहले एक तियानफेंग सेक्ट हुआ करता था, लेकिन वो अब सिर्फ एक सीक्रेट रियल्म बनकर रह गया है। किंग यू कहती है कि हम भी 10,000 साल पहले क्या हुआ इस बारे में नहीं जानते, और हमारी प्राचीन रिकॉर्ड में भी सिर्फ कुछ हजार साल पहले का ही वर्णन है, लेकिन जब मैं पहली बार वहाँ आई थी तो मैंने सुना था कि 10,000 साल पहले एक प्रलय आई थी, लेकिन कोई ज्यादा कुछ नहीं जानता कि उस वक्त क्या हुआ था। जुयांग इससे थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ऐसा क्या हुआ होगा जो यहाँ प्रलय आ गई, और अब मैं ये भी नहीं जानता कि अब पुराने कितने ही सेक्ट जिंदा रह गए होंगे। और किंग यू से कहता है कि मेरे पास
तुम्हारे लायक एक स्वॉर्ड आर्ट है जिसकी तुम प्रैक्टिस कर सकती हो। और उस स्वॉर्ड आर्ट की बुक निकाल कर कहता है कि हमारे सीक्रेट रियल में जाने से पहले तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। किंग यू उसकी बात समझ जाती है। टिंग फेंग भी ये देखकर मुस्कुराने लगता है और इशारों में कहता है कि क्या आपके पास मेरे लिए भी कुछ है, लेकिन जुयांग उसे कुछ नहीं देते। फिर हम देखते हैं कि किंग यू और टिंग फेंग अब साथ में एक फ्रेंडली फाइट करने लगते हैं। किंग यू ने अब जुयांग की दी हुई स्वॉर्ड स्किल की प्रैक्टिस कर ली थी, जिससे वो काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी, जिससे वो टिंग फेंग के स्पेयर के बीच में से 2 टुकड़े कर देती है। टिंग फेंग काफी हैरान होता है, वो अब हार चुका था। वो किंग यू से कहता है कि तुम्हारी ये तलवारबाजी काफी क्रूर और रूथलेस है। किंग यू अब अपनी स्वॉर्ड को उसके ऊपर से हटा लेती है। टिंग फेंग कहता है कि मैं अभी भी तुमसे हारा नहीं हूँ। अगर मेरा हथियार पावरफुल होता तो मैं कभी भी तुमसे नहीं हारता, और सीनियर मेरी पावर आपसे काफी ज्यादा है। जुयांग अब एक रेयर स्पेयर को बाहर निकाल लेता है और उसे टिंग फेंग की तरफ फेंक देता है और कहता है कि अपनी फाइट जारी रखो। टिंग फेंग उस स्पेयर को पाकर काफी खुश होता है, उसे वो स्पेयर काफी अच्छा लगता है। वो जुयांग को इसके लिए थैंक्स कहता है तो जुयांग कहता है कि युआन वंडर बॉय ने मुझे आज से हजारों सालों पहले ये स्पेयर गिफ्ट दिया था, इसीलिए तुम इसे रख सकते हो। वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं है और अब काफी देर हो चुकी है और हमारे सीक्रेट रियल में जाने का वक्त आ चुका है। तो दोनों उसकी बात समझ जाते हैं। अब हमें सीक्रेट रियल में के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पहले से ही काफी सारे लोग मौजूद थे और वो सभी सीक्रेट रियल में जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सीक्रेट रियल में की चाबी को भी हासिल कर लिया था। एक आदमी कहता है कि मुझे इस चाबी को खरीदने के लिए अपनी सारी संपत्ति को बेचना पड़ा। अब जुयांग भी टिंग फेंग और किंग यू के साथ वहाँ जाता है। टिंग फेंग जुयांग से कहता है कि मास्टर 2 घंटे बाद इस सीक्रेट रियल में का गेट पर लगा बैरियर खुलने वाला है और हम इस चाबी की मदद से वहाँ पहुँच जाएंगे। जुयांग उस चाबी को ले लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि यह चाबी हमारे किसी काम की नहीं है, और उसे तोड़ देता है। यह देखकर टिंग फेंग काफी हैरान होता है। वहाँ मौजूद लोग भी ये देखकर काफी हैरान होते हैं। एक आदमी जुयांग से कहता है कि तुम काफी मूर्ख हो, तुम सिर्फ क्यों रिफाइनिंग रियल में हो, इसीलिए तुम कुछ भी नहीं जानते कि ये सीक्रेट रियल में की चाबी कितनी कीमती है। दूसरा आदमी कहता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, क्यों रिफाइनिंग रियल में के पेटिशनर उड़ नहीं सकते, इसीलिए तुम सीक्रेट रियल में जाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। किंग यू और टिंग फेंग को उन लोगों पर काफी गुस्सा आ रहा था। टिंग फेंग उस आदमी से कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मेरे मास्टर कितने अच्छे हैं, तुम इनकी काबिलियत पर शक मत करो। तो सभी आदमी हंसने लग जाते हैं। उन सभी को लग रहा था कि जुयांग सिर्फ एक मामूली सा क्यों रिफाइनिंग रियल का पेटिशनर है। किंग यू गुस्से में कहती है कि अगर तुम लोगों ने फिर से मेरे मास्टर के बारे में कुछ बुरा बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम सभी की जीवान काट दूंगी, और वो अपने ओरा को फैलाकर उन सभी को डराने लगती है। जुयांग उसे रोक देता है और कहता है कि इन लोगों ने सही कहा कि मैं क्यों रिफाइनिंग रियल में होने की वजह से उड़ नहीं सकता, लेकिन मैं लंबी छलांग लगा सकता हूँ। और किंग यू और टिंग फेंग को पकड़कर एक ऊंची छलांग लगाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि कोई इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा सकता है। जुयांग अब किंग यू और टिंग फेंग के साथ सीक्रेट रियल में के गेट के अंदर चला जाता है। लोग बातें करते हैं कि उनके पास कोई चाबी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग अंदर कैसे चले गए। हम वहाँ जाओ लोंग और जेंग कुंग डाओ नाम के 2 आदमियों को देखते हैं जो जुयांग को घूर कर देख रहे थे। वो कहते हैं कि तियानलिन सेक्ट से हैं, हमें इन्हें सबक सिखाना होगा। जुयांग अब अपने स्टूडेंट के साथ सीक्रेट रियल में आ चुका था। जुयांग ने टिंग फेंग को एक सील्ड गुफा को ढूंढने भेज दिया था और वो किंग यू के साथ आगे बढ़ रहा था। वो जगह काफी खूबसूरत थी, इसीलिए किंग यू को वो जगह काफी अच्छी लग रही थी। वो मास्टर से कहती है कि आपकी वजह से हम यहाँ जल्दी आ गए, जिसकी वजह से हमें यहाँ बहुत से प्रेशियस एलिक्सिर को हासिल कर लिया और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को सबसे पहले देख सके। अब वो एक फ्लावर को तोड़ लेती है और जुयांग से कहती है कि मास्टर क्या आपको नहीं लगता कि ये फूल बहुत खूबसूरत है। जुयांग कहता है कि तुमने सही कहा। किंग यू को वहाँ एक सिल्वर पर्ल फ्लावर भी नजर आता है, जिसे वो जल्दी से लेने जाने लगती है, पर तभी वहाँ 2 आदमी आ जाते हैं जो उस फूल को कुचल देते हैं। किंग यू उन पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देती है और कहती है कि तुम हमें लूटने की कोशिश कर रहे थे, पर तुम्हारे पास इतनी क्षमता नहीं है। जुयांग को एहसास होता है कि वहाँ सुनियांग छिपी हुई है, इसीलिए उसे बाहर आने को कहता है। सुनियांग बाहर आ जाती है और कहती है कि मेरा उन 2 लोगों से कोई लेना देना नहीं था, वो दोनों लुटेरे थे जो हमेशा लोगों को लूटते रहते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं सकती थी। जुयांग उस पर अटैक करने लगता है। सुनियांग उन्हें रुकने को कहती है और बताती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, मेरी माँ ने मुझे यहाँ
मौजूद एक आइस सोल स्नो लोटस के बारे में बताया था जो काफी रेयर है, पर उसकी सुरक्षा एक डेमोनिक बिस्ट करता है। अगर आप उस आइस सोल लोटस में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको वहां लेकर जा सकती हूँ। वो साबित करना चाहती थी कि वो बदल गई है और उनकी डिसिबल बनने के लायक है। जो यांग की उस आइस सोल लोटस में रुचि थी। वो सोचता है कि पिछली बार मैंने उस लोटस को जियान मिल्क के साथ डालकर खाया था तो वो काफी फ्रेश था। किंग कहती है कि वो आइस सोल स्नो लोटस एक ट्रेजर से कम नहीं है। जो यांग सुनियांग से कहता है कि तुम हमें उस लोटस के पास ले चलो। वहीं हम उस डेमोनिक बिस्ट को देखते हैं जो एक इविल लेपर्ड था जो सोल लोटस के पास आने वाले सभी लोगों को मार रहा था। फिर अब हम देखते हैं कि जो यांग किंग और सुनियांग के साथ उस इलाके में आ जाता है जहां आइस सोल लोटस मौजूद था। वहां एक लेपर्ड लोटस की रखवाली कर रहा था और वो लोगों को मारकर उन्हें खा रहा था। जो यांग उसे देखकर कहता है कि यह खून का प्यासा इविल लेपर्ड है और इसे देखकर लगता है कि इसकी कल्टिवेशन का इतनी जल्दी से इम्प्रूव होने का एक बड़ा कारण है। ये कल्टिवेटर को मारने के लिए यहाँ इस लोटस की रखवाली कर रहा है क्योंकि लोटस एक रेयर ट्रेजर होने की वजह से लोग इसे हासिल करने आते हैं और ये लेपर्ड उन कल्टिवेटर को मारकर ब्लड एसेंस को चूस कर अपनी पावर बढ़ाता है। इसने ब्लड एसेंस से ही अपने कल्टिवेशन की शुरुआत की थी और किंग से कहता है कि तुमने अपनी स्वॉर्ड आर्ट में महारत हासिल कर ली है, लेकिन हर स्वॉर्ड का एक डिफरेंट स्वॉर्ड इंटेंट होता है, इसीलिए तुम्हें मुझे ध्यान से देखना होगा। और अब वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। किंग उनकी बात समझ जाती है। वो लेपर्ड बिस्ट जुयांग पर अटैक करने आने लगता है, पर जुयांग अपनी स्वॉर्ड के जो स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो एक पल में ही उस लेपर्ड बिस्ट को मार डालता है। उसके लेपर्ड के ब्लड से बचने के लिए सुनियांग एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है जिससे उन्हें लेपर्ड के ब्लड से कुछ नहीं होता। जुयांग किंग से कहता है कि क्या तुमने ध्यान से देखा कि मैंने इसे कैसे मारा। किंग भी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करती थी इसीलिए उसे पता था कि जुयांग ने कौन से स्किल का इस्तेमाल किया। सुनियांग जुयांग की पावर को देखकर काफी हैरान थी। वो सोचती है कि मैं इसके अटैक को देख भी नहीं पाई, इसने एक सिंगल अटैक से ही उस बिस्ट को मार डाला। जुयांग अब उस लेपर्ड बिस्ट के मोस्टर कोर को अपने पास ले लेता है और उसे किंग को देकर कहता है कि तुम्हें इसे खाकर पहले अपनी पावर बढ़ानी चाहिए, फिर मैं तुम्हारे लिए आइस सोल स्नो लोटस से एक एलिक्सिर को रिफाइन करूंगा। किंग उस कोर को देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि एक हाई लेवल का मोस्टर कोर था। वो सोचती है कि इस कोर डेमोनिक बिस्ट का इटर्नल एलिक्सिर होता है जिसमें इन्फिनिट डेमोनिक पावर होती है। अगर कोई इंसान इसे सीधे ही निगल लेता है तो इस डेमोनिक एनर्जी की वजह से तुरंत ही ब्लास्ट होकर मारा जाता है, पर उसे अपने मास्टर जुयांग का पूरा भरोसा था इसीलिए वो खुद से कहती है कि अगर मास्टर मुझे मरने को भी कहेंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और अब वो उस मोस्टर कोर को निगल जाती है। उस कोर की डेमोनिक एनर्जी की वजह से किंग को काफी दर्द होने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। जुयांग जल्दी से अपनी पावर को किंग में डालता है जिससे उस डेमोनिक एनर्जी को खत्म कर देता है। इससे किंग नॉर्मल हो जाती है। जुयांग उसे कहता है कि जल्दी से इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टिवेशन में सुधार करो। किंग ऐसा ही करने लगती है। यह देखकर सुनियांग काफी हैरान होती है। वो सोचती है कि जुयांग वाकई एक गैंगस्टर है जिसने अपने टच से ही सारी डेमोनिक एनर्जी को खत्म कर दिया और ये लड़की डीमन कोर को खाने के बावजूद भी जिंदा है। उस डीमन कोर की वजह से किंग प्रमोट हो गई थी और वो गोल्ड कोर रियल्म के लेट स्टेज में पहुंच गई थी जिससे वो खुश होती है। सुनियांग अब जुयांग के सामने अपने घुटने टेक लेती है और उन्हें कहती है कि मास्टर मैं आपके तियानलेन सेक्ट में शामिल होना चाहती हूँ, इसीलिए कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करे। जुयांग कहता है कि पहले तो तुम मुझे मारना चाहती थी पर तुम मेरी स्टूडेंट क्यों बनना चाहती हो, क्या तुम्हारी इसमें भी कोई चाल है। सुनियांग कहती है कि पहले मैं मूर्ख थी जो मैं आपकी पावर समझ नहीं पाई। जुयांग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी तक बुरे लोगों के साथ रही हो, इसीलिए तुम एक ऐसी कैनन की तरह हो जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सुनियांग इसे चौंक जाती है और कहती है कि मैं आपसे कुछ नहीं छिपा सकती और वो बताती है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और ये दुनिया बहुत खतरनाक है। मुझे काफी समय से बुरे लोगों के द्वारा धमकाया जा रहा था, लेकिन अब मैं सच्चाई के साथ रहना चाहती हूँ, इसीलिए आप मुझे एक मौका दें, मैं आपकी एक अच्छी डिसिबल बनूंगी। जुयांग इसके लिए तैयार हो जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी तियानलेन सेक्ट में ज्वाइनिंग को स्वीकार करता हूँ। अब से तुम तियानलेन सेक्ट के एक जासूस के रूप में काम करोगी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मुझे लाकर दोगी। सुनियांग इससे खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। जुयांग कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुमने मेरे साथ थोड़ा भी विश्वासघात करने की
कोशिश की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सुनियांग कहती है कि मैं आपकी बात समझती हूँ, अगर मेरा तियानलिन सेठ के लिए कोई बुरा इरादा हुआ तो आप खुद ही मुझे अपनी तलवार से मार डालना। तभी जुयांग को महसूस होता है कि वहाँ कोई छिपा हुआ है, इसीलिए वो कहता है कि मैं काफी देर से तुम्हें महसूस कर पा रहा हूँ, तुम कब से छिपे हुए हमारी बातें सुन रहे थे, अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। पत्थरों के पीछे से चेन क्वांग दाओ बाहर आ जाता है। वो जुयांग को कहता है कि तुम सिर्फ प्यूरिफाइंग रियल्म के पेटिशनर हो, फिर भी तुम मेरी ब्रेथ को महसूस कर सकते हो। वास्तव में तुम काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन तुमने एक और फॉर्मेशन कल्टिवेटर को अपना शिष्य बनाने के लिए अच्छी चाल चली है। और सुनियांग की तरफ देखकर कहता है कि यह लड़की वाकई काफी ब्यूटीफुल है। वो सुनियांग से कहता है कि जब मैं आइस सोल स्नो लोटस को हासिल कर लूंगा फिर हम दोनों मिलकर मजा करेंगे। सुनियांग कहती है कि यह चेन फैमिली का मेंबर चेन क्वांग दाओ है। जुयांग चेन क्वांग दाओ से कहता है कि अगर आज तुम आइस सोल स्नो लोटस को हासिल करना चाहते हो तो मुझे डर है कि आज तुम यही मारे जाओगे। और किंगयू की तरफ इशारा करता है। किंगयू से फाइट करने चली जाती है। चेन क्वांग दाओ भी लड़ने के लिए अपने ब्लेड को बाहर निकाल लेता है और उसके फियर्स मुंह से उस पर अटैक करता है। किंगयू भी उसके अटैक को रोकने के लिए उस पर अपनी विंड शॉट क्यू टेक्निक से अटैक करती है और उसके मुंह को खत्म करते हुए उस पर हमला करने लगती है। चेन क्वांग दाओ किंगयू से कहता है कि तुम भी ब्यूटीफुल हो, तुम भी मेरे साथ रहकर मुझे फॉलो कर सकती हो। किंगयू गुस्से में उस पर अटैक करने लगती है पर चेन क्वांग दाओ उसे दूर कर देता है। किंगयू कहती है कि मुझे लगता है कि आज तुम यही मरना चाहते हो और अपने फ्राइट एंड शॉर्ट बैटल टेक्निक से उस पर हमला करती है। तो चेन क्वांग दाओ भी अपनी रिंगिंग ब्लेड टेक्निक से उस पर हमला करता है। चेन क्वांग दाओ का अटैक पावरफुल था, इसलिए किंगयू भी अपनी ब्लेड को टेक्निक के साथ मर्ज करके उसके मुंह को रोकने लगती है। यह देखकर सुनियांग कहती है कि शॉर्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सजेशन है और इसका इस्तेमाल नेसेंट सोल रियल्म के मिडिल स्टेज के प्रैक्टिशनर कर सकते हैं। किंगयू अब आसानी से चेन क्वांग दाओ के अटैक को खत्म कर देती है और उसकी स्वॉर्ड पर वार करके उसे भी तोड़ देती है। चेन क्वांग दाओ इससे डर जाता है। किंगयू अब उस पर एक अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है। जुयांग कहता है कि किंगयू अच्छी ट्रेनिंग ले रही है, मैंने इसे सिर्फ एक बार इस मुंह का इस्तेमाल करना सिखाया और ये आसानी से अब इसका यूज कर सकती है। चेन क्वांग दाओ वापस से खड़ा होने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की। और अब वो अपनी ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसकी बॉडी में से तेज इविल ऑरा निकलने लग गया था। चेन क्वांग दाओ अब अपनी शॉर्ट टेक्निक से वापस किंगयू पर अटैक कर देता है। किंगयू कुछ देख नहीं पा रही थी। जुयांग समझ गया था कि किंगयू उसका सामना नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो तेजी से किंगयू के पास आकर उसे पकड़कर दूर ले आता है और अपने हाथ से ही चेन क्वांग दाओ के अटैक को रोक देता है। किंगयू अपने मास्टर को देखकर खुश होती है। जुयांग कहता है कि तुम्हें डरने की अब कोई जरूरत नहीं है और अपनी एक फिंगर से ही चेन क्वांग दाओ की शॉर्ट टेक्निक को खत्म कर देता है। चेन क्वांग दाओ अपनी इस इविल टेक्निक की वजह से पागलों की तरह बर्ताव करने लग गया था। जुयांग अपनी वैक्यूम पाम टेक्निक से उसे अपने पास ले आता है और उसकी गर्दन पकड़कर कहता है कि इविल टेक्निक गुस्सा होने पर तुम्हारी पावर को काफी बढ़ा देती है। यह मैजिक स्किल डीमन क्लेन की थी और अब वो चेन क्वांग दाओ की गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है और उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि सालों पहले ही मैंने डीमन क्लेन के सभी लोगों को मार डाला था, लगता है कि वहाँ से इस स्किल को किसी ने चुरा लिया था। तभी हम टिंग फेंग को देखते हैं जो तेजी से उसी तरह भाग कर आ रहा था। वो जुयांग से कहता है कि मास्टर मैं आपके कहे अनुसार उस केव को ढूंढने गया था जिस पर सील लगी हुई थी और वो गुफा मुझे मिल चुकी है, पर वहाँ कुछ लोग मौजूद है जो उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमें उनसे छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। जुयांग कहता है कि अभी भी उस गुफा में सील लगी हुई है, यानी उसके अंदर ट्रेजर मौजूद होगा, इसीलिए हमें वहाँ जाना होगा। टिंग फेंग अब वहाँ लगे आइस सोल स्नो लोटस को भी तोड़ लेता है। जुयांग सुनियांग से कहता है कि मुझे साउथ वेस्ट इलाके में अजीब सा महसूस हो रहा है, इसीलिए तुम्हें उस तरफ जाकर चेक करना चाहिए, पर तुम मुसीबत में मत पड़ना, तुम एक जनरल लोकेशन ढूंढना और वापस आकर मुझे रिपोर्ट करना। सुनियांग उसकी बात समझ जाती है। वही हम उस गुफा को देखते हैं जिस पर सील लगी हुई थी। वहाँ जाओ लोग अपने कुछ साथियों के साथ उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो सील क्रैक नहीं हो रही थी और वो काफी ज्यादा थक चुके थे।
जाओ लोंग के स्टूडेंट कहते हैं कि यह सिर्फ 10,000 साल पुरानी है, फिर भी इसे तोड़ना काफी हार्ड है। लगता है कि आज हम इस केव के ट्रेजर को हासिल नहीं कर पाएंगे। जाओ लोंग कहता है कि हमारे प्रेसिडेंट ने हमें विशेष रूप से यहाँ इस गुफा के खजाने को लेने भेजा है, इसीलिए चाहे आज कुछ भी हो जाए पर इस गुफा की सील को तोड़ना ही होगा। तभी वहाँ जू यांग भी टिंग फेंग और किंग यू के साथ आ जाता है और कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम इस सील को नहीं तोड़ सकते। जाओ लोग उन्हें देखकर हैरान होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।